साथियों नमस्कार। डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं मनमोहन कुमार जी से। मनमोहन कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, डीएन चैनल को आपने मुझे बुला के यहाँ जो आज कुछ कहने का अवसर दिए उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल को। साथियों, इससे पहले कि हम इनसे बातचीत आगे बढ़ाएं, मैं बताना चाहूँगा कि मनमोहन कुमार जी अपने समाज को लेकर, एक जो वंचित समाज है उसको लेकर एक बड़ा काम कर रहे हैं। लोगों को संगठित करने का और अम्बेडकरी आंदोलन से जोड़ने का वो काम कर रहे हैं और जोड़ने के लिए एक बड़ा योगदान भी है इनका। तो आज इनसे ही इन्हीं के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। तो मनमोहन कुमार जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? सर, मैं टिटलागढ़ सब डिवीज़न जो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा में आता है, 8 किलोमीटर दूर में एक कंदाखाल गाँव का नाम है और वहाँ से 3 किलोमीटर में हमारा प्राइमरी स्कूल था बीटावन। वहीं से 6वीं क्लास पास करने के बाद में एक तेतलखुट्टी गांव है 7 किलोमीटर पे, वहाँ हमने 7 क्लास से 9th क्लास तक वहाँ शिक्षा ग्रहण किया जी। उसके बाद में फिर पढ़ाई छोड़ दिया था। बाद में फिर मैंने मैट्रिक किया आश्रम स्कूल से और फिर छत्तीसगढ़ रायपुर में आके रोजी रोटी करने के बाद में फिर आपका इग्नू से मैंने बीए फाइनल किया। अच्छा सर, ठीक। तो आपने कुछ एजुकेशन आपने छत्तीसगढ़ में भी लिया और उसके बाद जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि आप शासकीय सेवा में भी रहे छत्तीसगढ़ में और रिटायरमेंट के बाद में आपने समाज के लिए भी काम किया, खासतौर पे गाड़ा समाज को लेकर के उनको संगठित करने का और उनको मुख्यधारा से जोड़ने का एक बड़ा काम इन्होंने किया है। तो ये समाज के लिए काम करने की क्या ज़रूरत थी? बहुत सारे लोग हैं जो रिटायरमेंट होते हैं और घूमते हैं, पूरा तीर्थ करते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, समाज के लिए कुछ काम करना? नहीं, मैं रिटायरमेंट नहीं हुआ, मैं तो 6-7 महीना नौकरी किया फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। इसके बाद में मैं अपना खुद का बिजनेस चालू किया छोटा मोटा। तो मैं कुछ शांति नगर और बैरन बाजार बस्ती में कुछ हमारे रिलेटिव रहते थे, तो किसी काम से जाना पड़ा था। तो वहाँ का मेरे दादाजी के साथ में, मेरे दादा भी संग्राम सेनानी थे, रिटायरमेंट थे मिलिट्री से। तो वहाँ का जो अवस्था देखा कि वहीं पर लोग गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, पानी का सुविधा नहीं, रोड का सुविधा नहीं, नाली का सुविधा नहीं, बहुत तकलीफ में हैं। तो मेरे माइंड में आया कि यार मेरे समाज के लोग आज इतना गरीबी है और इतना तकलीफ में है प्रदेश में भी आने के बाद में, क्योंकि गांव में हम लोग बहुत खुले मिले जगह में रहते थे और इस तरह का तकलीफ देखे ही नहीं थे। तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, अब तो कुछ करना पड़ेगा समाज के लिए। इसके बाद में एक दिन मैं गोगांव में इंडस्ट्री एरिया में मुझे एक नौकरी मिल गई, एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर का। तो मैं आ रहा था साइकिल से और मुझे दिखा कि राजकुमार कॉलेज में बोर्ड टंगा हुआ था कि उत्कल सांस्कृतिक परिषद। तो उत्कल शब्द से मैं समझ गया यहाँ हमारे उड़िया लोगों का कोई संगठन है। तो वहाँ जाके सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उन्होंने वहाँ हमारा एड्रेस दिए। तो जाके मैंने एनसी दास साहब से मिला जो प्रेसिडेंट थे और उस समय सेक्रेटरी थे, हमारा इनकम टैक्स कमिश्नर थे, कर साहब थे और बहुत सारे सुभाष साहू हैं, ये सब लोग थे। तो मिलने के बाद पता चला कि जिस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ मेरे समाज से एक भी आदमी नहीं है। उत्कल समाज का जो संगठन है जी, उसमें नहीं, उसमें कोई भी नहीं थे। इसके बाद में मैंने देखा कि जब लिस्ट पूछा तो उन्होंने देखा कि टोटल स्वर्ण समाज से थे और जो काफ़ी पढ़े लिखे संपन्न लोग ही थे। तो हमारे समाज से तो दूर दूर से वहाँ पर कहीं पर नहीं थे। इसके मतलब पहले ये है कि उत्कल समाज के नाम से संस्था बनी हुई है, लेकिन उत्कल समाज का जो बहुत बड़ा जो तबका यहाँ पर रहता है छत्तीसगढ़ में, जी, उनका कोई प्रतिनिधित्व वहाँ पर ना प्रतिनिधि था, ना उनके लिए काम कर रहे थे, ना उनके लिए वो काम कर रहे थे।
तब मैंने सोचा कि समाज में ऐसा क्यों ना किया जाए। तो उस समय एक मध्य प्रदेश उत्कल समाज का भी गठन हुआ था, जो छगनलाल सागर एडवोकेट और प्रभाकर कुमार बहुत सारे लोग थे। और उसमें जब उस समाज में मैंने जुड़ा तो उस समय क्या होता सर कि जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ बसी थी, हमारे लोग आके नहर किनारे, तालाब के किनारे, रोड के किनारे छोटे छोटे झोपड़ी बना के ही रहते थे। तो उन लोगों को कैसे उनका व्यवस्था की जाए करके मध्य प्रदेश उत्कल समाज लड़ती थी। अच्छा। हाँ, जिसमें बहुत सारे पुराने लीडर थे जो मेरे दादा उम्र के थे, पिता उम्र के थे। जिन लोगों के साथ मैंने संपर्क किया, तो संपर्क करने के बाद में उन्होंने कहा कि सब झुग्गी झोपड़ी के नाम से ही है। तो बहुत लड़ाई लड़ते थे। तब से मुझे प्रेरणा मिली। तो 1986 में उत्कल विकास मंच का एक गठन हुआ, जिसमें रामसेवक बढ़िया उसका अध्यक्ष बनाए गए। मैं वहाँ जनरल सेक्रेटरी था। और उसी संस्था के थ्रू हमने छत्तीसगढ़ में बहुत आवाज़ उठाई। राशन कार्ड, निराश्रित, पट्टे का बहुत मांग की। तो जल विहार कॉलोनी और बहुत सारे बस्तियों को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट का एक आदेश गया था। तो मनीष राय यादव जी उस समय आपका नगर निगम के प्रशासक थे, एडीएम भी थे। तो जाकर हमने एक प्रतिनिधिमंडल मिला, तो बोले भाई आप लोगों के पास इतने साल से रहे, तो 20 साल, 25 साल, 30 साल से उसका कोई प्रूफ तो दो। तो हमने जल विहार कॉलोनी में जाके जब लोगों से पूछताछ किया, तो कोई प्रूफ किसी के पास नहीं था। क्योंकि एक राशन कार्ड भी नहीं बनता था, एक भी राशन कार्ड भी नहीं था। तब फिर हमने जाके कमिश्नर साहब से मिला, तो बोले सर आप तो कुछ तो ऐसा कीजिए कि लोगों को प्रूफ मिले। तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उस समय में उन्होंने हर घर में नगर निगम बिल्ला लगाना चालू कर दिया। तो हजारों का तादाद पे बिल्ला दिए, जिस बिल्ला के आधार पे फिर हमने राशन कार्ड का, तो उस समय लक्ष्मी नारायण इंदुरिया जी खाद्य मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनसे हम भोपाल में मिले। तो उन्होंने एक आदेश दिया कि इनके जितने समाज के लोग सबको राशन कार्ड दी जाए। तो उस समय डीडी भुथरा करके एक फूड ऑफिसर थे। तो हमारे जितने भी समाज के लोग थे 10, 15, 20 लोग हम लोग लाइन से बैठ जाते थे, जिसमें हमारा रघुचंद निहाल जी हैं, नारायण बाग हैं, बहुत सारे साथी थे, राजेश दीप थे। इस तरह हम लोग सब लिखते थे राशन कार्ड में। राशन कार्ड में लिख के उस हर बस्ती में हमने वितरण करवाया, जिसमें कई सारे हमारे नेताओं को भी उसमें बुलाया गया था। जैसे सत्यनारायण शर्मा जी थे, आपका शास्त्री जी थे, मंत्री थे रणवीर सिंह शास्त्री जी। सबसे पहले तेलीबांधा नेत्र हॉस्पिटल के सामने हमने राशन कार्ड वितरण का कार्यक्रम किया विभिन्न क्षेत्र में। तो बहुत तादाद के लोगों को एक सबूत मिल गया कि इन लोग यहाँ रहते हैं। दूसरी बात, निराश्रित का भी हमने अभियान चलाया। और प्रत्येक जो बुढ़ा बुढ़ी थे, गवर्नमेंट का जो कार्यक्रम था, उसमें सारे लोगों को हमने लाभ दिलाया। तीसरी जो बात थी कि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस समय एक नाग सर थे, बैरन बाजार में ऑफिस था प्रौढ़ शिक्षा का, जिला अधिकारी थे। उनसे संपर्क करने के बाद में बोले यार झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ तो कोई पढ़े लिखे है ही नहीं है, तो किसी को तो कम से कम 5वीं 10वीं पढ़ाई लिखा हो जब भी तो भी सिखाएगा करके। तब हमने फिर उनसे बोला कि सर हमको पूरा केंद्र दीजिए। तो बोले 100 केंद्र दे सकता हूँ। तो पूरा 100 केंद्र लिए और विभिन्न क्षेत्र में हमने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोला। अच्छा, ये सब काम करने के दौरान आप प्राइवेट में नौकरी भी कर रहे थे? जी हाँ, मैं प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था। जी हाँ, तो मैं आपकी बात रोक करके यही पूछना चाह रहा था कि और दर्शकों को भी बताना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं यार हमारे पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, समाज का काम हम कैसे करें। तो एक बहुत बड़ी मिसाल है मनमोहन कुमार जी कि वो एक प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। प्राइवेट नौकरी कोई कंफर्म नौकरी नहीं होती है, परमानेंट नौकरी नहीं होती है, लेकिन उसके साथ साथ वो समाज का काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये नोटिस किया जाना चाहिए और एक बड़ा काम है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट नौकरी का हवाला दे करके वो समाज काम से दूर हो जाते हैं। तो आप कुछ बोल रहे थे, मैं चाहता हूँ कि आप उस बात को कंटिन्यू कर लें। सर देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहले तो सरकारी नौकरी में हमारे लोग थे ही नहीं, और कुछ लोग थे भी तो प्यून चपरासी की नौकरी में मिला। उस समय प्यून चपरासी का बहुत रिक्वायरमेंट था, तो काफ़ी ऑफिसरों ने काफ़ी डिपार्टमेंट में हमारे लोगों को नौकरियां दी थी छत्तीसगढ़ में। देखिए,
मैंने जब छत्तीसगढ़ में आया तो पूरा छत्तीसगढ़ का मैंने दौरा किया और गाणा घसिया समाज को एकत्रित करने का काम किया, जिसमें घसिया समाज से भी नगर निगम में कैशियर थे, हमारा दुर्गा सिंदूर जी हैं, रेलवे में थे गजाधर सोनी हैं, आपका जो भारती जी हैं, मायाधर भारती, तो सारे लोगों से मेरा इतना रिलेशन रहा कि कोई बोलता ही नहीं था कि एक नहीं था। और बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन भी किया हमने, कलेक्टर का घेराव करते थे, नगर निगम में भी घेराव करते थे, काफ़ी नेताओं के पास भी जाते थे और मेरा तो कई नेताओं के साथ वाद विवाद भी होता था समाज को लेके, क्योंकि जिस गरीबी ने मैंने देखिए, हमने गांव में भी थे, आज भी है छुआछूत, आज भी हमारे जाति को गाणा समाज या चमार समाज या जो घसिया समाज को स्वर्ण लोगों ने आज भी घर में कोई खटिया में बैठाते नहीं हैं। अच्छा, ना कुर्सी में नहीं बैठाते। यहाँ पर भी छुआछूत का सामना करना पड़ता है क्या छत्तीसगढ़? जी हाँ, यहाँ भी है सर, यहाँ भी है। यहाँ भी जो पर्टिकुलर जो बाहर के लोग हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन आज भी जो उड़िया हमारे जो समाज के हैं, उड़ीसा से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो चाहे कोई भी समाज से हो, कोई भी जाति से, कोई भी धर्म से हो, वो गाना बोलने से या हमारा सरनेम देखने से ही घृणा करते हैं, अरे ये लोग तो छोटे जाति के लोग हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ को और धन्यवाद दूंगा कि हमारे लोगों के यहाँ आने के बाद में रोजगार मिला, क्योंकि उड़ीसा में एक होटल में बर्तन मांजने का काम भी नहीं मिलता था, छोटे जाति है करके। अच्छा, तो जिससे रोजगार मिलता नहीं था, जिस कारण बहुत तादाद में हमारे लोग आसाम चले गए, हमारे जाति के, गाणा समाज के, घसिया समाज के। इसके अलावा फिर आपका महाराष्ट्र भी चले गए और छत्तीसगढ़ नज़दीक है। एक समय पे 1934 के पहले रायपुर से हमारा उड़ीसा का बहुत सारे जिले गढ़ आते थे, जैसे छत्तीसगढ़ था, उसमें से 4-6 गढ़, पटनागढ़, जूनागढ़, टिटलागढ़, ये सब छत्तीसगढ़ में ही था जी, राजा महाराजाओं का जमाने में। लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में छुआछूत है। मुझे जानकारी मिली है कि आप गाणा और घसिया समाज को अम्बेडकरी आंदोलन से भी जोड़ने के लिए आप प्रयासरत हैं, आप उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो अम्बेडकरी आंदोलन की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, इसके बारे में आप बताइए। अच्छा, मैं एक दिन हेड पोस्ट ऑफिस गया था रायपुर में, वहाँ सुपरिटेंडेंट थे M.K. बोरकर साहब, तो और उनसे एक बात करते, जय भीम का जब उन्होंने संबोधन किया तो मैं बोला जय भीम तो हमारा अम्बेडकर साहब का मैंने सुना था, बोला। फिर उनसे मिला मैं, तो मिलने के बाद काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर अम्बेडकर साहब का बहुत सारे किताबें लिया और पढ़ने के बाद में मैंने फिर उसमें हमने लग गए। तो जय भीम का, उसके बाद फिर मैं बौद्ध महासंघ का मैं महामंत्री भी रहा हूँ छत्तीसगढ़ का। अच्छा। काफ़ी समय तक रहा हूँ, जिसमें हमारा फुटाने जी थे, हमारा फुलझेले जी से, तो काफ़ी। लेकिन बौद्ध समाज में भी सर क्या है कि टोटल अम्बेडकरवादी में सबसे पहले हमारे जितने महाराष्ट्र से जो रिलेटेड हैं, इन्हीं लोग ही सबसे ज़्यादा उनका भागीदारी था। बाद में हमारे आने के बाद में फिर मेरे समाज में भी बहुत सारे लोगों ने किया। और सबसे पहली बात बताऊँ, मैं 88 में डॉक्टर अंबेडकर BR सेवा समिति टिटलागढ़ में मैंने रजिस्टर्ड कराया। अच्छा। और जिसका मैं संयोजक रहा, और एक सोना जी प्रेसिडेंट थे। काफ़ी हम लोग जोर शोर से संगठन चला रहे थे, आज भी है। इसके बाद देखा कि मेरे समाज को, आज जो गाणा घसिया समाज को, कि राजनीति में एक वार्ड मेंबर का टिकट भी कोई नहीं देता, ना सरपंच का भी नहीं देता, जबकि व्यवस्था है। तो मैंने काफ़ी राजनीतिक पार्टी से भी संपर्क किया, पेपर के माध्यम से, और लोगों को, समाज को भी जगाने का कोशिश किया कि भी हमें भी कुछ भागीदारी दीजिए। तो बहुत लड़ाई भी लड़े। मैंने अंबेडकर मूर्ति से, अंबेडकर चौक से पदयात्रा भी किया था। कई झुग्गी झोपड़ियों के खिलाफ हमने, जहाँ पर जो लोग गरीब लोग रहते हैं उनको सारे सुविधा के साथ मकान बना के दिया जाए करके गवर्नर साहब से भी मिले, राज्यपाल साहब से मिले, मुख्यमंत्री साहब से मिले। आज भी पेपर कटिंग है, सारे प्रूफ आज भी है। लोग और बहुत सारे जो पुराने साथी सब जानते हैं, अभी नया पीढ़ी नहीं जानते होंगे। तो अंबेडकर मूवमेंट से सर ये है कि आज यदि अंबेडकर साहब नहीं होते तो सचमुच हमारी स्थिति और भी दयनीय होती। अंबेडकर साहब के कारण ही हर बिहड़ क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में आश्रम स्कूल खुला। हमारा टिटलागढ़ में भी है आश्रम स्कूल, चारफट्टा में, हर क्षेत्र में, हर ब्लॉक में। तो जिससे खाना मिल जाता था, दाल चावल, कपड़े मिल जाते थे, किताबें मिल जाते थे, जिस कारण आज जहाँ भी स्थिति में हमारे लोग हैं तो उन्हीं के बदौलत शिक्षित बने। इसके अलावा देखिए हमारे बहुत सारे महापुरुष भी हैं। उड़ीसा में भीमा भोई के नाम से बहुत बड़ा सामाजिक क्रांतिकारी थे, जो सभी जाति के लोग मानते हैं, लेकिन वो संगठित नहीं हो पाए।
अलिक महिमा के नाम से उन्होंने जगाया। और मैंने पेरियार साहब का भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, गुरु घासीदास जी के भी बारे में पढ़ा, संत रविदास जी के भी पढ़ा, ज्योतिबा फूले जी का पढ़ा। तो इस तरह का जो धीरे धीरे एक मन में आया कि आज मेरे समाज सबसे ज़्यादा यदि आज नीचे है, उसका मुख्य कारण है छुआछूत, असमानता की भावना, जिस कारण आज हमारा समाज बढ़ नहीं पाया। तो क्या समझते हैं आप, ये छुआछूत जो है ये कैसे खत्म होगा? देखिए सर, छुआछूत हमारे शिक्षा से ही खत्म होगा। हम शिक्षित बनेंगे, हम अच्छा रोजगार करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन देंगे, अच्छे जगह पढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पे आज देखिए राजा, जिस समय राजाओं का युग था तो देखे होंगे कई क्षत्रिय राजा हैं, कोई ठाकुर राजा है, कोई हमारे समाज से भी राजा थे। हमारे आज जो हरिजन बोलते हैं या जो अनुसूचित जाति बोलते हैं, इसमें भी हमारे बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो राजाओं में कभी जातिवाद नहीं रहा। आज IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन गए हैं, कोई जातिवाद नहीं है। यदि आज मेरे गाणा समाज से या समाज से या घासिया समाज से कई सारे बड़े बड़े अधिकार बन गए हैं, तो ब्राह्मण की लड़कियां उनके पास जबरदस्ती आके शादी ब्याह कर रहे हैं। और इसलिए नहीं करें जाति को देख के, इसलिए करें कि उनका पोस्ट को देख के कि ये कलेक्टर है, ये कमिश्नर है। ये गाना और घसिया नहीं बोल रहे हैं, ये कलेक्टर है, कमिश्नर है, ये मजिस्ट्रेट है, थानेदार है, ये एडवोकेट है, इसलिए शादी कर रहे हैं। और बहुत तादाद पे, मैं तो यहाँ भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, और हमारे उड़ीसा में बहुत सारे रिकॉर्ड है जो उच्च वर्ग के लड़कियाँ, हमारे जितने अधिकारी हैं कम से 50% तो उच्च वर्ग के लड़कियाँ शादी कर चुके हैं, रहती भी हैं। जी सर। तो खास तौर पे आप जो उत्कल समाज है यहाँ का, जिसको हम दलित समाज कह सकते हैं, गाड़ा घसिया समाज से कह सकते हैं, तो इनको जोड़ने के लिए भी, इनको संगठित करने के लिए भी आपने कुछ काम किया है। तो ये काम किस तरह से किया है उसके? देखिए सर, हमारा छत्तीसगढ़ जो गाड़ा महासभा है उस पर पहल कर रहा है। उसके पहले भी आज से 18-20 साल पहले मैंने प्रयास किया था और काफ़ी हद तक सफल भी रहा। कारण है कि आज जितना युवा वर्ग आ रहे हैं सब राजनीति से प्रेरित हैं। कोई ये पार्टी तो कोई वो पार्टी, कोई विधायक का आदमी तो कोई उसका आदमी, जिस कारण जो समाज का मुख्य धारा में जुड़ने का, समाज का महत्ता को समझ नहीं पा रहे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, दर्शकों को भी बता रहा हूँ आपकी बात को फिर से रोकते हुए, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि जितने भी जो समाज के लिए काम करने वाले सामने आ रहे हैं, तो वो कोई किसी न किसी पार्टी के हैं, मतलब समाज के लोग नहीं है। कि समाज का जो बेसिक काम है वो कैसे करें, ये वंचित समुदाय के लोग बहुत देरी से समझ पाते हैं, जब तक काफ़ी देर हो चुकी रहती है। वो समाज के पास तभी आते हैं जब उनका राजनीतिक कोई लाभ हो, कि या अपने समाज का जो लाभ है वो किसी राजनीतिक पार्टी को दिलाएं। तो लेकिन जो बिना कोई राजनीतिक उद्देश्य से जो लोग आते हैं समाज के बीच में, मुझे लगता है कि वही एक सही समाज सेवक होता है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपने भीड़ दिखाने के लिए कि देखो हमारे समाज के इतने लोग हैं, मैं इतना वोट दिला दूंगा, ये लालच दे करके राजनीतिक पार्टी में अपना जो कद है बढ़ाने का यही हो रहा है सर। तो जिस कारण हमारा गाड़ा और घासिया समाज से ही आज 50 संगठन है, हर मोहल्ले में एक संगठन बना चुके हैं, लेकिन नाम समाज का लेते हैं, लेकिन काम करते हैं राजनीतिक पार्टी का। अच्छा। हाँ, जिस कारण समाज का मुख्य धारा है, समाज का जो उद्देश्य हमको लड़ना चाहिए वो हमारा ताकत नहीं बन रही है लड़ने के लिए। और कोई करता भी है तो उसका राजनीतिक 2-3 पार्टी वाले विरोध करते हैं। अभी हमारा गाड़ा महासभा बीच में अभी बहुत अच्छा बीड़ा उठाया कि अभी मतदान प्रणाली से समाज को एक संगठित होना चाहिए, एक मंच पे सब आ जाए तो समाज की ताकत बढ़ेगी। ये बात बाबा साहेब भी कहा, भी शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो मैं तो बाबा साहेब का आदर्श पे चलता हूँ, और मेरा जब तक जीवित रहते तक मैं तो मेरे समाज को के लिए मैं बाबा साहेब का संदेश पहुँचाऊँगा। और मैं यहाँ नहीं, मैं तो 200, 300 लोगों को लेके मैं नागपुर जाता था उड़ीसा से, पूरा ट्रेन भर भर के आते थे। इतना बड़ा संगठन मैंने खड़ा किया। और आपको मैं सबसे बड़ी बात एक कहूँ कि आज छत्तीसगढ़ में रहने वाले मेरे गाड़ा समाज या घासी समाज के लोग बाबा साहब को नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन उड़ीसा में एक गांव में चले जाइए, हर गांव में बाबा साहब का आपको भवन मिलेगा, हर चौक चौराहे पे एक मूर्ति मिलेगा, हर जगह पे जय भीम का नारा मिलेगा, देश के कोने कोने में जय भीम का नारा गूंजेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये, और इसका गवाह मैं भी हूँ।
2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे गाड़ा समाज के, घसिया समाज के लोग जो हैं, जो उड़ीसा में रहते हैं, उन लोगों ने इनवाइट किया और मैं वहाँ जा कर के देखा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है मिशन से लोग जुड़ चुके हैं और बाबा साहब की बातें, पेरियार की बातें, अपने पूर्वजों की बातें करते हैं जिन्होंने हमारे समाज को यहाँ तक पहुँचाया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो वंचित समाज के लोग रहते हैं, जो गाड़ा घसिया समाज के लोग रहते हैं, वो अम्बेडकरी आंदोलन की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे हैं, जबकि जो मूल गांव के लोग हैं वो लोग इस आंदोलन से काफ़ी मात्रा में जुड़ चुके हैं? नहीं, उसका कारण है सर, वहाँ के लोग को दुख तकलीफ देखे हैं। अच्छा। जो एक मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा गया, जिस समाज, वो संघर्ष को उन्होंने देखा है, अत्याचार अन्याय हुआ, तो वहीं के लोग जानते हैं। यहाँ के लोग पेट पालने आए, वहाँ पेट नहीं चलने के बाद यहाँ रोजी रोटी के नाम से आए, तो उनका माता पिताओं ने तो देखा था। लेकिन यहाँ आने के बाद जो अभी नया जनरेशन है, पढ़ लिख रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं हम तो सबसे बड़े जाति के हैं, वो इतिहास के ओर गए नहीं है। तो इनके लिए बाबा साहेब का जो इतिहास है, चाहे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उन सब का इतिहास को इन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा और जगह जगह पे, हर बस्ती पे मीटिंग रख के कैडर लेना पड़ेगा, और तब उन लोगों को माइंड को चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज ये राजनीति प्रेरित में है, जिंदाबाद का नारा के सिवा दूसरा कोई जानते नहीं है, जिस कारण जो है आज ये सब पिछड़े हैं। स्कूलों में तो पढ़ाया जाता नहीं है हमारे महापुरुषों को, ना हमारे महापुरुषों को तो कई ऐसे जानते। आप टीवी खोल के देखो तो उन्हीं का ही आ रहा है, आज ये बाबा है, वो बाबा है, और सारे बाबा सिखा देते, लूट के सब जेल में जाते हैं, बलात्कार करते हैं, दुनिया का काम करते हैं। तो हमारा बाबा तो विश्व का एक ही बाबा है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर। तो दूसरी बात है सर कि जी, एक जैसे मैंने सुना कि आज यदि बाबा साहेब को डॉक्टर कांसीराम साहब नहीं आते, मान्यवर कांसीराम साहब नहीं आते, तो सचमुच आज बाबा साहेब विलुप्त हो जाते। कांसीराम साहब ने पूरा देश में बाबा साहेब के लिए उनका संदेश को पहुंचा है, इस बात को मानना पड़ेगा। और मैं कांसीराम साहब का बहुत करीबी रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, रायपुर में भी आया थे, मैं बहुत काम किया। बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली चाहता हूँ जब इतना बड़े बड़े महापुरुषों के साथ रहना, खाना, उठना बैठना मिला। साइकिल में भी उनका साथ बैठा हूँ, साइकिल यात्रा भी किए हैं। और राजनीति चेतना जो लाए मेरे समाज में वो कांसीराम साहब है। अच्छा। सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे हमारे हैं। और स्वतंत्र के बाद में संविधान में जो अधिकार दिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिस कारण आज हम एक पंच या सरपंच या वार्ड मेंबर बन पा रहे हैं, विधायक, सांसद बन रहे, मिनिस्टर बन रहे, यहाँ 3 राष्ट्रपति बन गए, किसके कारण है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, संविधान के कारण है। यदि संविधान में हमारे लिए व्यवस्था नहीं की जाती तो इस स्वर्ण समाज के लोग आज भी हमें एक वार्ड मेंबर तो क्या उन चाय दुकान भी खोलने नहीं देते। बिल्कुल, वार्ड मेंबर तो दूर की बात है, चाय की दुकान भी नहीं खोलने देते। एकदम बात बिल्कुल सही है। और मैं ये देखने मुझे मिलता है कि सिर्फ गाड़ा घसिया समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम जो वंचित समुदाय के लोग हैं, हाँ, मैं पूरा देश में भी काफी, मैं पूरा देश की बात किया ना सर। आज रविदास समाज है, चर्मकार संघ है, आज सतनामी समाज है, ये लोग कहाँ उठ पा रहे हैं? कहाँ उठ पा रहे हैं? कहीं भी नहीं उठ पा रहे हैं। और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। हाँ, अब बिहार जाएंगे तो हाँ पासवान समाज के नाम से, उड़ीसा में जाएंगे गाड़ा समाज के नाम से, आप पूर्वी उड़ीसा में चले जाएंगे तो हाँ पाणों के नाम से जानते हैं, आप दक्षिण उड़ीसा में जाएंगे तो डोम के नाम से जानते हैं। तो ये विभिन्न रूप से हम लोगों को परिचय है। तो देखिए सर, आज पूरे जो क्षत्रिय समाज है या स्वर्ण समाज है वो पूरा देश में एक है, रोटी बेटी, बिजनेस, राजनीति सब में एक है। लेकिन हमारा एक शूद्र समाज है, जो छोटे समाज है, आज पूरा देश, बोलिए आप अछूत समाज बोलिए, अछूत समाज है। यहाँ शूद्र में तो सब आते हैं, 4 वर्णों के हिसाब से ओबीसी भी आ जाएगा। लेकिन जो हम अछूत समाज भी हैं और अछूत समाज है, जिनको डोम बोला, गांडा बोले, हरिजन बोले, शेड्यूल कास्ट बोले, हमारा नाम बदलते जा रहे हैं, लेकिन हमें समान अधिकार देने की, बदलने के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा विडंबना है। और मैंने ये बात महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, जहाँ जहाँ सेमिनार में मुझे हमारे कैडर के थ्रू मिला, मैंने ये कहा कि हमें रोटी बेटी का भी हमारे समाज में संबंध बढ़ाना चाहिए, तब जाके हमारा एकता होगी पूरा देश में। और जब तक पूरा देश में एकता नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते।
दूसरी बात है सर, आज जितने जो स्वर्ण समाज के राजनीतिक पार्टी है, हमारे समाज को तोड़ने के लिए एक एक नेता को उन्होंने धन बल का लालच देके अपना लिया, कब्जा कर लिया है। अलग अलग पार्टी बनवा रहे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा। आज हमारे शूद्र समाज में भी कितना सारा राजनीतिक पार्टी है, ये आप समझ सकते हैं, विभिन्न नाम से हैं, तो सब बट रहे हैं। लेकिन अंबेडकर साहब का नाम सभी ले रहे हैं, जय भीम सभी कह रहे हैं, अंबेडकर साहब के उनके बताए हुए रास्ते पे सब चलना चाहते हैं सब, लेकिन चलता कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज जितने शिक्षित वर्ग हैं वो समाज के और मुड़ के नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं हम तो बहुत हाई लेवल में पहुंच गए। जो निचले समाज है वो उठना तो चाहता है, लेकिन उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जाते जाते मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो दलित समाज है, खासतौर पर गाड़ा और घसिया समाज की बात करूं मैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे इन समाज के लोगों के जो दिन है वो बहुरेंगे, कैसे ये एकजुट होंगे, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे? इसके लिए एक ही रास्ता है सर, कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो रास्ता बताए हैं, जो हमारे लिए किए हैं, उस रास्ते में चलना पड़ेगा। और कबीर साहब हैं, गुरु घासीदास साहब हैं, भीमो भोई साहब हैं, पेरियर साहब हैं, बहुत सारे प्रेरणादायक जो हमारे समाज के लिए चिंतन किए और जिन्होंने पूरा विश्व में समाज की एकजुटता के लिए काम किया, तो उनके रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा। और मेरे गाड़ा घसिया दलित समाज के सभी पढ़े लिखे साथियों से मेरा एक अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चों को आप ट्यूशन लगा दें, 1-1 घंटा, आधा घंटा, 2-2 घंटा, तो निश्चित तौर पे हमारे समाज में एक परिवर्तन आएगी, शिक्षा के ओर में बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ की बात है, रायपुर की बात कर रहा हूँ, कि अभी जो गाड़ा महासभा ने जो एक सूत्रों में एक मंच पे लाने का जो प्रयास किया है, उसको सब लोग मिल के सहयोग करें और चले। आप लोग इलेक्शन पद्धति से आइए, लड़िए, बनिए, अध्यक्ष बनिए, सेक्रेटरी बनिए, कुछ भी बनिए, उसमें किसी के लिए कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई यदि एक अच्छा काम करने जा रहा है तो हमारा फर्ज होता है कि उन्हें सपोर्ट करना और उन्हें आगे बढ़ाना। और जो पार्टी का एजेंडा है, मेरे ख्याल से समाज में उसको ना लाएं। समाज का एजेंडा जो है वो समाज में ही रहने दे। और पार्टी के एजेंडे को कई बार क्या होता है कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो कि राजनीतिक पार्टी से प्रेरित रहते हैं, और वो जो है राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को समाज में भी लागू करने का कोशिश करते हैं। ये भी इससे भी बचत होना चाहिए, इससे भी लोगों को अवेयर होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ। और आप जो अपनी बात में ये कहना चाह रहे हैं, तो चलिए, बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छी बात आज आपसे हुई कि आपने एक समय दिया अपना हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आप आए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, धन्यवाद आपका भी कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगले हफ्ते फिर हम किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय।